नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो इकोनॉमिक्स पीजीटी का वैकेंसी आया है वो आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ सकता है, आपको एक बेहतर अवसर दे सकता है। दोस्तों, लगभग लगभग आप देखेंगे इस एग्जाम में जो सीटें आई हैं 280 सीटें। तो आप जरा सोचो कि इतनी ज़्यादा सीटें नॉर्मली आप इकोनॉमिक्स में नहीं देखते हो। तो 280 सीटों के लिए आपको पूरा अपना जी जान लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस कहीं भी पीजीटी पद पे ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलती है कि आपका जीवन एक बेहद गरिमापूर्ण हो सकता है। और साथ ही साथ जो ये पीजीटी का एग्जाम है आपको सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसको पाके आप आने वाले समय में कुछ और अच्छा कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जितनी भी क्षमता आप में है, जितना भगवान ने आपको ऊर्जा दिया है, उन पूरे क्षमताओं और पूरे ऊर्जाओं के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए। मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप मेरा मोबाइल देखिएगा तो एकदम बाढ़ आई है मैसेजों का कि प्लीज़ सर गाइड करिए कि किस तरीके से हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है उसको क्रैक कर सकें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, टीयर 1 का क्या रोल होगा, टीयर 2 का क्या रोल होगा, इंटरव्यू का क्या रोल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे कम किताबें वो क्या होगी, 3 से 4 किताबें जिसको पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं कि किसी भी गोल को अचीव करने का एकमात्र स्ट्रेटजी जो अपने जीवन में अब तक मैंने सीखा है वो ये है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो जितना भी आपके पास ऊर्जा और क्षमता है सब लगा दो। रोज 8 से 10 घंटा का बिल्कुल स्टडी, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी। नियम बहुत छोटा है बट बहुत ही गहरा है। यहां पर जो आपको लगता है कि सर ने बस एक लाइन में बता दिया है, बेटा ये छोटा लग रहा है बट बहुत ही गहरा है। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन 15 से 16 घंटा पढ़ाई कर लिए और उसके बाद कुछ पढ़ाई ही नहीं किए। अगर आपको जिम जाना है तो एक दिन जाके 8 से 10 घंटे जिम में अपना पूरा जो है एक्सरसाइज किया, उसके बाद गए ही नहीं। सिंपल सा मतलब है हार्ड वर्क 8 से 10 घंटा और डेली। डेली का मतलब यह है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके वहां दोस्त आ जाए, आप दोस्त के वहां चले जाएं, आपके वहां शादी हो जाए, आपके वहां कोई भी इवेंट हो जाए, फिर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दुनिया पलट जाए तब भी मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों, ये मेरा सिंपल सा फंडा है कि हार्ड वर्क एंड बिल्कुल कंसिस्टेंसी ये आपको जरूर सफल बनाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये आपकी जो मिनिमम बुक है उसको तो मैं बताऊंगा ही, बट मैं आपको यहां जल्दी से दिखा दूं कि जो 9वें नंबर पे आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में जो सीट है अनरिजर्व्ड का, देखो इकोनॉमिक्स में 55 है, ईडब्ल्यूएस का 12 है, और आपका जो ओबीसी का 33 है, एससी का जो है आपका 19 है, एसटी का 9 है। कुल मिला के 129 पोस्ट है आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी केवीएस में। अगर मैं एनवीएस की बात करूं, नवोदय विद्यालय संगठन की बात करूं, तो 9वें नंबर पर इकोनॉमिक्स है। इसमें देखो 62 अनरिजर्व्ड है, 14 ईडब्ल्यूएस है, 39 आपका ओबीसी है, एससी की 22 है, एसटी की 9, और कुल मिला के 148 सीट। आप जरा सोचो, इमेजिन करो कितनी ज्यादा सीटें आई है। अब देखो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, सिलेक्शन कैसे होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये जो पोस्ट दिए गए हैं जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का, इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपके 2 लेवल के एग्जाम होंगे आपके। पहला देखो, देयर विल बी 2 टायर एग्जाम, 2 टायर एग्जामिनेशन होगा फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर एट द गिविंग ऑफ द वेटेज 85% एंड 15% ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये देखो, जो टीयर 1 का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। उस एग्जाम को क्रैक करके आप सिर्फ रिटेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे। कहीं भी टीयर 1 के एग्जाम के जो नंबर है वो आपके जोड़े नहीं जा रहे। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके रिटेन एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर होगा। जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है उसका 100 नंबर का तो होगा, बट इसका जो वेटेज होगा वो सिर्फ 15% का होगा। मतलब 85% जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स दिखाएगा। और वो जो इकोनॉमिक्स आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो रिटेन का पैटर्न क्या होगा, आइए उसकी चर्चा करें। क्या करना है आपको, देखो सिंपल है। जो टीयर 1 है विल बी प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम
एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर सीट के ऊपर होगा, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों में। इसमें देखो जो टेस्ट होगा वो क्या क्या इसके कंपोनेंट है। देखो इसके जो है आपके 6 पार्ट है। पहला पार्ट में जनरल रीजनिंग आएगा और ये 20 क्वेश्चन होगा और ये 60 नंबर का होगा। फिर देखो दूसरे में न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा जो कि इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा और ये 60 नंबर का होगा। तीसरे नंबर में एक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा और ये भी 60 नंबर का होगा। चाहे केवीएस की बात करूं या एनबीएस पीजीटी की। जनरल नॉलेज की बात करूं तो इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 60 नंबर का होगा। इसके बाद आप देखो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का होगा जो 10 क्वेश्चन होगा और ये चूंकि 3-3 नंबर के हैं तो ये 3 नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा। और यहाँ पे जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है वन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें कोई भी आप ले सकते हो, हिंदी या कोई भी, ये भी देखो 10 है और ये 30 नंबर का होगा। तो कुल मिला जुला के जो ये आपके 100 क्वेश्चन है और 300 नंबर है के हैं, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये सिर्फ आपके स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके जो नंबर है वो आपके कहीं भी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। हाँ ये जरूर है कि टीयर 1 के नंबर के आधार पे टीयर 2 में जाओगे, आप रिटेन एग्जाम में जाओगे, बट ये कहीं भी सिलेक्शन का आधार नहीं है। बट इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस करना है। इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें सिंपल सी वही चीजें हैं जो आप लगभग नीट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में पढ़ते हो। अब देखो जो सिलेक्शन होगा ये पूरा का पूरा दारोमदार है आपका टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड, इसमें पेन पेपर ओएमआर बेस्ड के ऊपर। और इसमें क्या होगा, टेस्ट विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट, आपकी 2.5 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। अब देखो डिटेल सिलेबस ऑफ केबीएस एनबीएस जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, इससे आपको क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये 60 क्वेश्चन आपके जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके रिटन होंगे। देखो एक ही पेपर मिलेगा 2.5 घंटे का, जिसमें 60 आपको एमसीक्यू और 10 रिटन। ये जो 60 नंबर के हैं वो जो 60 क्वेश्चन है वो एक नंबर का होगा, मतलब आपको 60 नंबर दिलाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है वो जो होगा आपके 4 नंबर का होगा, ये 40 नंबर दिलाएगा। कुल मिला जुला के जो इकोनॉमिक्स होगा ये 100 नंबर का होगा। और ये जो 100 नंबर है ये ही आपका सिलेक्शन का बेस है, क्योंकि जो इसका वेटेज है ये 85% है। इंटरव्यू का जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 15% का है। अब यहां पर ध्यान देखो कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल आल्सो अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ द रॉन्ग आंसर। ये 60 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, ये 1 नंबर के हैं, बट अगर गलत करोगे तो यहां 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें अगर आंसर आप गलत करते हो तो यहां पर सिंपल है आपके नंबर काटे जाएंगे। तो ये चीज आप समझ लीजिए, जो सिलेक्शन का आधार होगा वो आपका बेसिकली जो है आपका इकोनॉमिक्स के आधार पे होगा। इकोनॉमिक्स आपका टीयर 1 में नहीं है, बट टीयर 2 में जो सिलेक्शन आप होगा वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का बेस का होगा। और जो इंटरव्यू है 15% का, उसमें भी जो आप ये बात बिल्कुल समझ लो कि जो ये इंटरव्यू है वो भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछी जाएगी। मतलब जो सिलेक्शन का बेस है वो इकोनॉमिक्स है, आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर करना है। यहां जब सिलेबस आप देखोगे तो कोई बहुत इतना सिलेबस तगड़ा नहीं है, बट सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, क्योंकि पूरा एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, पूरे हर स्टेट के बच्चे देंगे। तो जितनी क्षमता है, जितना भगवान ने आपको दिया है, पूरा लगा दो। मैं आपके साथ हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करो, ये है 6307374827। इसके आधार पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, टीयर 2 का जो सिलेबस है पीजीटी इकोनॉमी में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये पहला चीज जो शुरू कर रहे हैं, जो कि आप इंटरमीडिएट के जो भी आपके सिलेबस होता है, इसमें देखो 4 पार्ट होते हैं 11-12 में जो भी होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के साथ होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 4 ही पार्ट होते हैं। तो यही 4 चीज आपको देखने में मिलेगी पूरा केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और एमआर में। ये 4 ही चीजें ज्यादा पूछी जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत वाइड होता है, और आप जानते हैं कि चाहे आप पब्लिक फिनांस पढ़ लो, चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ लो या मनी बैंकिंग पढ़ लो, ये सब मैक्रो की ही पार्ट होती हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये सारी चीजों को मैक्रो में जोड़ा गया है। तो यहां देखो जो सबसे पहले यह सिलेबस दिया गया पीजीटी इकोनॉमिक्स में केवीएस और एनबीएस का, वो आपका दिया गया है स्टैटिस्टिक्स के। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मीनिंग पढ़ना है, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो आपको 11-12 की बुक में मिलती हैं। कलेक्शन ऑफ द डाटा, सोर्सेज ऑफ द डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ टू बेसिक यूज ऑफ द डेटा,
concept of sampling, method of collecting sampling, some important source of secondary data, census in India, national sample survey organization. This is so simple, so interesting. इसको आप NCERT से पढ़ो, आपको मजा आएगा। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन जब डाटा करते हो तो कई तरह का प्रेजेंटेशन का तरीका है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स क्या होता है, बार डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, ओजाइव कर्व क्या होता है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ये तमाम चीजें बेसिक स्टैटिस्टिक्स की पार्ट है, ये आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में जब आओगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड है, फिर कोरिलेशन है, मीनिंग एंड प्रॉपर्टी, स्कैटर डायग्राम, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, कारपियर्सन है, टू वेरिएबल जो है, फिर जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये तमाम चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स की पार्ट होती हैं। तो देखो ये आपका रहा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। और इसके लिए जो मैं बुक आपको रिकमेंड करने वाला हूं, वो बुक मैं रिकमेंड करने वाला हूं नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का जो है आपका देखो ये 11th की बुक है, स्टैटिस्टिक्स इन जो है क्लास 12। और इसके साथ आप करना चाहें तो ओहरी और जैन, ओहरी एंड जैन, वो भी अच्छी बुक है, उसको देख सकते हो। बाकी हम आपके साथ हैं तो दिग्विजय इकोनॉमिका का नोट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देख लो, ये चीजें सबसे पहले आप या तो कोई भी बुक पढ़ लो, या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, या ओहरी और जैन पढ़ लो, या फिर मुझसे पढ़ लो, सब चीजें वही है। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको हो गया पहला चीज, आपको मैंने बताया कि ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, व्हाट हाउ एंड हुम प्रोड्यूस, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फंक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं तो जो कुछ बेसिक टूल्स होते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के नीचे कोई पॉइंट है क्या दिखाता है, ऊपर वाला पॉइंट, ये चीजों को यहां से शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव क्या है। फिर देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लाफ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका एनालिसिस। फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कंज्यूमर बजट लाइन है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये पूरी तरीके से आप देखो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो किसी भी किताब में मिल जाती है आपके एनसीईआरटी बेस पे। बट मुझे लगता है कि जब भी आप माइक्रो को पढ़ें तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक तो ठीक है, दिस इज द बेसिक बुक एंड इंपॉर्टेंट बुक, आप ओरी एंड जैन पढ़ लो बेसिक, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ एडवांस बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो यहां से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ओरी और जैन पढ़िए और आपको एनसीईआरटी पढ़िए, बट और भी आगे जाके जो मास्टर लेवल की किताबें हैं, कुश्यानिस को पढ़िए, आहूजा सर को पढ़िए। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर, कास्ट, शॉर्ट रन कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, मार्जिनल कास्ट, फिर रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। फिर देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग, इट कंडीशन, टर्म्स, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट, सप्लाई ऑफ मार्केट कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, शेड्यूल, ये तमाम चीजें आपको पढ़नी है प्रोड्यूसर बिहेवियर में। तो आप जरा देखो कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिकली कंज्यूमर से पूछा गया, प्रोड्यूसर से पूछा गया, और यहां पर आ गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, मार्केट कैसे डिटरमाइन होता है, शिफ्ट डिमांड सप्लाई कैसे होता है, सिंपल एप्लीकेशन, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप केवीएस में जाओ, एनबीएस या ईएमआर में, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिमांड से जब सप्लाई आप पढ़ते हो तो वहां पे आप बताते हो कि कैसे गवर्नमेंट जो है यहां पर प्राइस को एक लेवल से ऊपर जाने का प्रयास नहीं करती और एक मिनिमम लेवल, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप करते हो, तो प्राइस सीलिंग और प्राइस जो फ्लोर की यहां बात करेंगे, मिनिमम वेज रेट की बात करेंगे। तो यहां पर दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज सो सिंपल, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, ओरी और जैन में पढ़ेंगे, बट मैंने जो किताबें आपके लिए सजेस्ट की है एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पर देखो आप एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले बेस बनाओ, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हो तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओहरी और जैन का भी आप पढ़ सकते हो, प्लस हम हैं आपके साथ, तो हमारा नोट्स भी आपके साथ है। तो कुल मिलाजुला के ये रहा आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड, स्टॉक फ्लो वेरिएबल, ग्रास इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर, मेथड कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी और वेलफेयर। ये तमाम चीजें फर्स्ट पार्ट है। आप जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करते हो तो शुरू कहां से होता है,
होता है, वो शुरू होता है नेशनल इनकम एंड वेलफेयर से। तो ये तमाम चीज़ें जो नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक एग्रीगेट्स हैं उस पर आता है। फिर मनी एंड बैंकिंग में देखो, मनी मीनिंग एंड फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन एंड कमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट। ये आप पूरा चीज़ें आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी और मनी और बैंकिंग, जिसमें सेंट्रल बैंकिंग किस तरीके से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करता है, किस तरीके से वो चाहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करे। तो जितने भी आपके मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब अच्छे से देखिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट, आप किन्सियन पे चले जाओगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये फिर आप किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन पे आओगे। सार्टन इक्विलिब्रियम, आउटपुट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, मेजर ऑफ करेक्शन देम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स एंड मनी सप्लाई। तो ये तमाम चीजें आप देखते हो, ये आपके पार्ट है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्लासिकल और किन्सियन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे, और किस तरीके से प्रयास करते हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम डिटरमाइन करेगा। इसमें दो तरह के आपके पास नियम है, चाहे आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के लेके चलो, उससे भी आप चले जाओगे, और या फिर किन्सियन क्रॉस से लेके चलो तब भी आप चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को इसमें हम लोग आएंगे। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में, गवर्नमेंट बजट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस सरप्लस। ये जो ये क्वेश्चन है डेफिसिट वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने चाहिए, जैसे कि पूछ दिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, कैपिटल रिसीट्स इतना है, रेवेन्यू जो है रिसीट्स इतना है, तो क्या होगा आपका रेवेन्यू जो है डेफिसिट, या फिर क्या होगा आपका फिजिकल डेफिसिट। तो इसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को भी आपको करने होंगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो, ये आ जाता है मैक्रो में ही, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीनिंग, उसके कंपोनेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, डिटरमाइनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट, मेरिट क्या होता है। फिर जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज, ये जब आप लोग एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये तमाम चीज़ों के बारे में, क्या फ्री फ्लोट होता है, ये सब कुछ उसमें आएगा, और उसको आप बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर देखो, जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90, इंडियन रिफॉर्म्स सिंस 1991 में, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट एंड इंडियन इकोनॉमी, द ईफ ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ना है, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। फिर जो है इंडस्ट्रियल जो है आपका IPR 1956 क्या है, इंडस्ट्रियल जो है पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या है। फिर जो है आपको SSI जो है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, इसके फीचर्स क्या थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के, GST क्या था, ये सब के विषय में बात करेंगे। करेंट चैलेंजिंग इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात हम करेंगे। फिर इसमें रूरल डेवलपमेंट की इशू है, क्रेडिट मार्केट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव क्या है, इंप्लॉयमेंट में ग्रोथ, चेंज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसमें आप लोग देखोगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग इफेक्ट क्या है। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये वाला देखो क्वेश्चन जो छोटा है बट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, कंपैरिजन विथ नेबरिंग, हम इसमें इंडिया का जो ग्रोथ एक्सपीरियंस है उसका कंपैरिजन करते हैं चाइना से, उसका कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, उसका जो है करते हैं हम नेपाल से। तो कुल मिला जुला के पाकिस्तान का, नेपाल का और आप जो चाइना का करेंगे, इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ों को आपके सिलेबस के रूप में दिया गया। और मैंने यहाँ पर जो बुक आपको सजेस्ट की है, सबसे पहले मैंने सजेस्ट किया NCERT की बुक, वो स्टैटिस्टिक्स के ले लो। फिर इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ले लो आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। फिर इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स की बुक आप ले लो, सॉरी NCERT की बुक ले लो मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और फिर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया है NCERT की बुक। तो 11-12 की सारी बुक है, और साथ ही साथ ओरी और जैन की बुक है। दोस्तों सिलेबस तो आपको देखने में छोटा लग रहा है, बट जितना कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप कर लो, जितना इसके ऊपर मेहनत कर लो, जितना प्रैक्टिस सेट साफ कर लो, 10,000 प्रैक्टिस सेट कर लो, 20,000 प्रैक्टिस सेट कर लो, बस एक ही तुम्हारे आपका जो इरादा है ना एकदम अडिग होना चाहिए, पूरा 100% कि आई विल क्रैक इट। अगर आपने सोच लिया तो यू मस्ट हैव टू क्रैक, आपको क्रैक करना ही होगा। तो दोस्तों आज ही मन बना लो, हम आपके साथ हैं। और चलो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो PGT का इस वैकेंसी है, इसको हम लोग पूरे मन के साथ, शिद्दत के साथ आज से लगते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो। आओ कुछ अच्छा करते हैं, आओ कुछ बड़ा करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।